क्या नहीं किया था। भाई न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोरान ममदानी ने उमर खालिद के समर्थन में जो चिट्ठी लिखी थी उसको लास्ट मिनट पे वायरल कर दिया, फैसला आने के ठीक पहले। जोरान ममदानी ने तिहाड़ में बंद उमर खालिद को हाथ से लिखी एक चिट्ठी भेजी। यह चिट्ठी ममदानी ने 1 जनवरी 2026 को मेयर पद की शपथ लेने के बाद यह चिट्ठी सामने आई। लेटर में ममदानी ने उमर के लिए एकजुटता और समर्थन जताया। ममदानी ने लिखा कि डियर उमर, मैं अक्सर तुम्हारे उन शब्दों को याद करता हूं जिनमें तुमने कड़वाहट को खुद पर हावी ना होने देने की बात कही थी। तुम्हारे माता पिता से मिलकर खुशी हुई, हमें तुम्हारी चिंता है। उमर खालिद की चिंता है तुमको। अब वो जो दिल्ली दंगे में हिंदू मर गए उनकी चिंता नहीं है, वो जो मासूम लोग मर गए उनकी चिंता नहीं है तुमको। और किसकी चिंता कर रहा है वो न्यूयॉर्क का मेयर, आपको पता है? जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बेल नहीं दे सकते, प्राइमा फेसी मामला दिख रहा है। जमानत अर्जी पर सुनवाई से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालने के लिए उमर खालिद के मुद्दे को अमेरिका तक खींच के ले जाया गया। लास्ट मिनट पे कैसे नोट वायरल हो गया जी? और दोनों को ऐसा दिखाया गया जैसे ये दंगे के आरोपी नहीं, बाप रे बाप, कोई मसीहा है, कोई एक्टिविस्ट है जो बेचारे प्रताड़ित हैं कि जेल में बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, भारत के टुकड़े करने की बात करने वाले इन आरोपियों का बचाव हमारे यहां कई नेता कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे सवाल उठा रहा है, कोई जेएनयू के नारों को जस्टिफाई कर रहा है। भाई कि क्या ही हो गया अगर कह दिए कि मोदी शाह की कब्र खुदेगी, तो नारा ही है, क्या हो गया इसमें? सुनिए कैसे कैसे तर्क दिए जा रहे हैं। इस तरह से नैरेटिव बनाया जा रहा है कि मोदी जी की और अमित शाह जी की कब्र खुदेगी। अरे कौन सी बड़ी बात है? इससे ज्यादा तीखे नारे हम लोग लगाते थे कैंपस में और कभी कोई नोटिस नहीं लेता था। कौन सी ऐसी बड़ी बात है अगर छात्रों ने कर दिया? जेएनयू को बनाने वाली इंदिरा जी थी और उसी कैंपस में, उसी यूनिवर्सिटी में कभी घुस नहीं पाई, कभी भाषण नहीं दे पाई। एक बार कोशिश किया, वो भी असफल रहा। न्यायालय का तो सम्मान ही, चाहे आप मजबूरी में करें चाहे जैसे भी करें, मजबूर सम्मान ही करना है। लेकिन भैया एक प्रिजनर को आप अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के रूप में कब तक रखेंगे? ये हमको तो समझ में नहीं आता है कि तो चलता रहता है ना भाई। वैचारिक विरोध तो लगा रहेगा, वैचारिक विरोध तो चलता रहेगा। कभी किसी को गाली पड़ती है, कभी विपक्ष को गाली पड़ती है। कोई पप्पू यादव और उदित राज से पूछे कि इन छात्रों को तो डिफेंड कर रहे हैं, खुद लगाते हैं कि मोदी शाह की कब्र खुदेगी। अगर ये नारा इतना ठीक है तो खुद भी लगाएं। खुद क्यों नहीं लगाते हैं? खुद नहीं लगा रहे हैं और दूसरों को कह रहे हैं कि लगा दिया, तो क्या ही हो गया? सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के नेता भी उमर खालिद और शर्जील इमाम के समर्थन में उतर आए। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने कहा कि बतौर छात्र नेता बहुत सी गलतियां अनजाने में हो जाती हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि दिल्ली में युवाओं के मुद्दों को उठाने का मतलब देशद्रोही होना है। मैं केंद्र सरकार से अपील करूंगा कि उमर और शर्जील को माफ कर दिया जाए। आगे वे जीवन में ऐसी गलतियां कभी नहीं करेंगे जो अनजाने में शायद उनसे हो गई। इनके हिसाब से वो शर्जील इमाम बैठ के लोगों से जो कह रहा था कि चिकन स्नैक कट जाएगा तो क्या से क्या हो जाएगा, वो गलती में कह रहा था। इतना मासूम है, गलती में कह रहा था। चिकन स्नैक समझ में आता है, काट देने की बात समझ में आती है, अब बोलने में गलती हो गई। इसी तरह की बातें आरजेडी के नेता मनोज झा भी कह रहे हैं। मनोज झा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, सुनिए एक बार। में कुछ चीजें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में राइट टू लाइफ और लिबर्टी को लेकर के महत्वपूर्ण पहलू छूट जाते हैं। व्यक्तिगत तौर पर मैं मुर्दाबाद के नारे का भी विरोधी हूँ। तो मुर्दाबाद का नारा, जो कि तमाम लोग जिनका आपने जिक्र किया बहुत आहत हुए हैं, वो भी मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप अशोभनीय टिप्पणी करते हैं तो मेरे एमईए की, मेरी सरकार की चुप्पी भी मुझे आहत करती है। आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी से नफरत के चक्कर में कैसे इंडी और कांग्रेस के नेता इस हद तक पहुंच गए कि पीएम मोदी की कब्र खुदने वाले नारों को पॉलिटिकल नारे और वैचारिक विरोध कहकर डिफेंड कर रहे हैं। भारत को तोड़ने के नारे लगाने के आरोप में घिरे उमर खालिद और शर्जील इमाम को भी बेगुनाह बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, उमर और शर्जील के सपोर्ट में कांग्रेस नेता सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक पर सवाल उठा दे रहे हैं। लेकिन उमर और शर्जील इमाम को डिफेंड करने वाले नेताओं को देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में क्या कहा। उमर और शर्जील इमाम की जमानत याचिका पर अदालत ने कहा कि अभियोजन और सबूत दोनों के लिहाज से उमर, खालिद और शर्जील इमाम की स्थिति दूसरे 5 आरोपियों की तुलना में अलग है। कथित अपराधों में इन दोनों की मुख्य भूमिका रही है। इन दोनों की हिरासत की अवधि भले ही लंबी रही हो,
लेकिन यह न तो संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करती है और न ही संबंधित कानूनों के तहत लगे वैधानिक प्रतिबंधों को निष्प्रभावी करती है। पहली नजर में जो भी मटेरियल्स दिए गए हैं उसके हिसाब से इनकी एक केंद्रीय और निर्माणात्मक भूमिका रही है। प्लानिंग, मोबिलाइजेशन और स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन देने के लेवल पर इन्वॉल्वमेंट रही है इनकी, जो कि सिर्फ लोकलाइज्ड नहीं थी। 5 दूसरे आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, मोहम्मद समीर खान, शादाब अहमद और शिफाउर रहमान को जमानत मिलने से उनके खिलाफ लगे आरोपों में कोई नरमी नहीं आती। खालिद और इमाम की जमानत याचिका पर 1 साल रोक रहेगी, यानी इस मामले में संरक्षित गवाहों की गवाही पूरी हो जाएगी या इस आदेश को 1 साल पूरा हो जाएगा। इन दोनों में से जो पहले हो तब आरोपी जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जिन आरोपियों को जमानत दी उनके बारे में भी बताया कि क्यों दे रहा है, और जिनको नहीं देने लायक नहीं समझा वो आरोपी कांग्रेस नेताओं को युवा एक्टिविस्ट दिखने लगता है। भाई सुप्रीम कोर्ट को नहीं देना तो होता तो किसी को नहीं देता, 5 को दिया ना भाई। इन 2 के मामले में दिख रहा है प्राइमा फेसी, उसको कैसे दे देगा बेल भाई। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाने आ गए, कह रहे हैं कि पीएम मोदी के खिलाफ नारों को ये तो छोटी सी बात है। ये नारे अपने आप लगवाते हैं, अपने आप शोर मचवाते हैं। उन्हें 5 साल से जेल में डाला हुआ है, अब अगले 1 साल के लिए फिर उनकी ज़मानत के ऊपर भी पाबंदी लगा दी। खुद ही सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि मौलिक अधिकार है ज़मानत का, ज़मानत अपवाद है। कुछ नहीं नारे, कुछ नहीं है, ये सब हल्की बातें हैं। इन्हें चौबे प्रधानमंत्री को गाली दे दी, उसको नारा लगा दिया, गृह मंत्री को ये कर दिया। भाई क्या है, कहाँ लेके खड़े हो गए तुम देश को? बांग्लादेश की तरफ देख लो, जहां लोगों को मार रहे हैं, वहां नहीं देखोगे आप। इधर पीएम मोदी के खिलाफ जेएनयू में विवादित नारे लगे, उधर कांग्रेस ने अमेरिका और वेनेजुएला की लड़ाई में भी पीएम मोदी को घसीट लिया। कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने वेनेजुएला की तुलना भारत से कर दी, मादुरो की तुलना पीएम मोदी से की और पूछा कि हमारे प्रधानमंत्री को किडनैप करके ट्रंप ले जाएंगे क्या? सुनिए इनकी बातें, सुनिए इन लोगों की। तो मैं समझता हूं कि सिर्फ टैरिफ से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और 50% लगा दें, व्यापार तो पहले से बंद है, निर्यात तो हो नहीं रहा है, हो ही नहीं सकता। तो अब सवाल ये कि क्या जो वेनेजुएला में हुआ इस तरह से कुछ होगा क्या भारत में? हमारे प्रधानमंत्री को किडनैप करके ट्रंप साहब ले जाएंगे क्या? आप सोच रहे कैसी बातें करते हैं ये लोग कि नरेंद्र मोदी को ट्रंप किडनैप करके ले जाएंगे। एक तरफ नरेंद्र मोदी पर ऐसे हमले और दूसरी तरफ हिंदुत्व निशाने पर। इंडी गठबंधन और उसके इकोसिस्टम की यही पहचान बनती जा रही। आप याद कीजिए उस जज का मामला जिसने तमिलनाडु में हिंदुओं के हक में फैसला दिया था कि हिंदू भक्त पहाड़ी पर जाकर दीपक जला सकते हैं, और न सिर्फ इस फैसले को तमिलनाडु की इंडी गठबंधन की सरकार ने कानून व्यवस्था का बहाना बनाकर लागू होने से रोकने की कोशिश की, बल्कि हिंदुओं के हक में फैसला देने वाले जज स्वामीनाथन के खिलाफ ये लोग महाभियोग लाने में जुट गए थे। अखिलेश यादव, प्रियंका वाड्रा, 100 लोग करीब इंडी सांसद जो है 100, वो संसद में उन्होंने नोटिस दे दिया था जज के खिलाफ। जज को हटाने के लिए पूरा इंडी गठबंधन लग गया भाई, क्योंकि इस जज ने सिर्फ यह आदेश दे दिया कि हिंदू भक्त अपनी पुरानी परंपराओं का पालन करना चाहते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं। आप सोचिए बॉस किस लेवल पे ये लोग काम करते हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी के भी सांसद थे, लोगों ने पूछा सोशल मीडिया पे कि बाला साहब ठाकरे जो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ते रहे, उनके बेटे की पार्टी जो है वो आज खड़ी उस जज के खिलाफ जो हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुना रहा है, और वो भी तब जो वो सही फैसला है। अब इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट का जो नया फैसला आया है उसमें सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा गया, उस पर मुहर लगाई गई। मद्रास हाईकोर्ट की डबल बेंच ने पहाड़ी पर दीपम जलाने को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने कहा कि दीप जलाने के मुद्दे को राजनीतिक रंग दिया गया, जबकि दीप जलाना तो लंबे समय से धार्मिक परंपरा का हिस्सा रहा है। तमिलनाडु की इंडी गठबंधन की सरकार ने दीप जलाने के हिंदुओं की धार्मिक परंपरा को इस आधार पर रोकने की कोशिश की थी कि उससे कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी, लेकिन आज हाईकोर्ट के फैसले से इनके सारे एजेंडे के धागे खुल गए, क्योंकि आज कोर्ट ने यह भी कह दिया कि कानून व्यवस्था का मुद्दा काल्पनिक है। राज्य और सरकार इतने शक्तिशाली होते हैं कि वो अगर ऐसा डर दिखाएगी तो यह हास्यास्पद और चौंकाने वाला है। साल में खास दिन पर अगर दीपक जलाने की अनुमति दी जाएगी तो इससे लॉ एंड ऑर्डर कैसे भंग हो जाएगा बॉस? यह हाईकोर्ट ने पूछा है, और उस नैरेटिव की धज्जियां उड़ा दी जिसमें यह दिखाया जा रहा था कि बाप रे, एक दीपक एक दिन साल में जल गया तो बाप रे बाप, आग लग जाएगी पूरे स्टेट में। हाईकोर्ट के फैसले पर बीजेपी ने कांग्रेस और डीएमके को घेरा है। सुनिए एक बार। ये देश तुष्टीकरण की राजनीति कभी स्वीकार नहीं करेगा, और ऐसी पार्टियां जो
हिंदू धर्म के खिलाफ काम करती हैं, जो अब कहती है हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अभी भी उनको ये स्वीकृत नहीं हुआ। इतना बड़ा कोर्ट के जजमेंट के बाद, डिवीजन बेंच के जजमेंट के बाद, उनकी आलोचना होने के बाद डीएमके और कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। आप सोचिए इनकी पॉलिटिक्स कहां जा रही, किस तरह की अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है। और जब इस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं, इस तरह की भाषा वाली पॉलिटिक्स करते हैं, तो चुनाव हारते हैं और फिर उसके बाद कहेंगे कि ना एसआईआर की वजह से हारे। और जब एसआईआर की बात हो ही रही है तो अगला चैप्टर भी देख ही लीजिए। ममता पहुंच गई है कोर्ट। अखिलेश यादव यूपी में 2,89,00,000 वोटर का नाम कटने से तनाव में है। क्या खेला हुआ है यूपी बंगाल में? बीजेपी के ऐप से चुनाव आयोग एसआईआर करा रहा है क्या? ममता बनर्जी ने घबराहट में अपना ही नुकसान कैसे कर डाला? बिहार के बाद महाराष्ट्र में ओवैसी के लिए मुसलमानों की लहर। फडणवीस अजीत पवार आपस में ही क्यों भिड़ गए हैं? अब इसका चैप्टर। इस वक्त देश के 2 राज्य यूपी और बंगाल में गजब की हलचल मची हुई है। दोनों ही राज्यों में वोटर का नाम कटने को लेकर बवाल मचा हुआ है। ममता बनर्जी तो कोर्ट पहुंच गई। उधर यूपी में अखिलेश यादव भयंकर टेंशन में है क्योंकि आज यूपी में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आ गई। ममता बनर्जी कैसे घबराहट में अपना ही नुकसान कर रही हैं, कैसे अखिलेश यादव के लिए यूपी की वोटर लिस्ट नया तनाव लेकर आई है, यह सब आपको बताऊंगा। क्योंकि अगर बंगाल में एसआईआर से ममता बनर्जी की सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं, तो इधर यूपी में भी खलबली कम नहीं है। यूपी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में किसके वोट कट गए, किसके वोट बंट गए, यूपी में क्या खेला हो गया, यह सब आपके लिए लेकर आया हूं। यह भी बताऊंगा कि इधर ममता और अखिलेश मुसीबत से घिरे हैं, तो उधर ओवैसी कैसे इंडी वालों की मुसीबत को और बढ़ा रहे हैं। बिहार के बाद अब ओवैसी के लिए कैसे महाराष्ट्र का मुसलमान जो है वो इकट्ठा हो रहा है। ओवैसी के लिए महाराष्ट्र में कैसे मुसलमानों की नई लहर आ गई है, यह सब दिखाऊंगा। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में एक दूसरे के पार्टनर बीजेपी और अजीत पवार कैसे आपस में भिड़ गए। देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की टक्कर क्यों हो रही है, यह सब आज आपके लिए लाया हूं। लेकिन पहले आज जिसकी सबसे बड़ी ज्यादा चर्चा है वो खबर, उत्तर प्रदेश में एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट आई। यूपी का कोई भी वोटर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना नाम चेक कर सकता है कि ड्राफ्ट लिस्ट में उसका नाम है या नहीं। जो ड्राफ्ट लिस्ट आई है उसके मुताबिक कितने वोट कटे हैं, पहले आपको यह बता देता हूं। अगर आप इसको देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट लिस्ट क्या कहती है, जो वोटर लिस्ट है, 1 जनवरी 2025, ये आपको यूपी का बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश। यूपी में वोटर कितने थे? यूपी में वोटर थे उस वक्त 15 करोड़ 44 लाख, 15 करोड़ 44 लाख वोटर। अब एसआईआर की जो ड्राफ्ट लिस्ट आई है उसके मुताबिक 6 जनवरी 2026 को अब यूपी में कितने वोटर हैं? अब है 12 करोड़ 55 लाख। और सीधे सीधे कहा जा रहा है कि वोटर कितने घट गए या जिनके नाम कट गए, हट गए, वो है 2 करोड़ 89 लाख। 2 करोड़ 89 लाख, ऑलमोस्ट 3 करोड़ के आसपास मामला, यानी ऑलमोस्ट 18.70% टोटल वोट का। यह कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। यूपी में जिन 2 करोड़ 89 लाख मतदाताओं के नाम कटे हैं उनमें कौन कौन है आपको यह भी बता देता हूं। इसमें जो मृत वोटर हैं, यानी जिनकी मृत्यु हो चुकी है, वो 46,23,000 है। जो वोटर शिफ्ट हो गए वो 2 करोड़ 17 लाख है। डुप्लीकेट वोटर 25,47,000 है, यानी जिनके 2 जगह पर वोटर कार्ड बने हुए हैं। लेकिन जैसे ही यह आंकड़ा आया, यूपी में इंडी गठबंधन परेशान हो गया। कांग्रेस कह रही है कि दलितों और अल्पसंख्यकों के वोट काटे गए हैं, तो समाजवादी पार्टी कह रही है कि चुनाव आयोग को वोटर जोड़ने का काम करना चाहिए, ना कि काटने का। सुनिए एक बार। लगभग 3 करोड़ मतदाताओं के नाम डिलीट हुए। ये कौन लोग हैं? नौकरी पेशा, मजदूर, दलित वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, फेरी लगाने वाले। 3 करोड़ तो आबादी बहुत से प्रदेशों की नहीं, भारतवर्ष में दुनिया के बहुत से देशों की आबादी नहीं, 40-50 देशों की आबादी नहीं, 3 करोड़। वोटर लिस्ट में जो नाम काटे गए हैं उसके अलावा कोई भी नाम जोड़ा नहीं गया है। इलेक्शन कमीशन का काम है कि हर मतदाता का नाम लिस्ट में हो, लेकिन बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट से
लोगों के नाम काट दिए गए हैं। समाजवादी पार्टी की टेंशन यह है कि कई इलाकों में जहां मुस्लिम बहुल सीटें, वहां पर जो वोटर कम हुए हैं उससे कहीं उनका बड़ा नुकसान